नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होने वाला है और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को 1 साल पूरा हो गया है। हमारे साथ खुद गिरीश गौतम है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनका 1 साल का सफर मध्य प्रदेश विधानसभा में कैसा रहा। 1 साल आपको पूरा हो गया है मध्य प्रदेश विधानसभा का, जो आपका ये सफर यूं कहें कि 1 साल के अध्यक्ष का सफर कैसा रहा आपका? सबको पहले नमस्कार। स्वाभाविक है, कई चुनौतियों सामने थी। एक तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोरोना काल होने के कारण विधानसभा का संचालन ही बहुत कठिन दौर से निकला है और दूसरा उसी के कारण, कोरोना के कारण जनता की नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जिस तरह से विधानसभा में आने वाले हमारे माननीय सदस्य लगातार उन सवालों को उठा रहे थे, उनका आक्रोश लाजमी भी था। कई बार ऐसा लगता था कि विधानसभा के भीतर वो अपनी बात जिस तेज़ी से या जिस आक्रोश के साथ कहना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि विधानसभा की जनता का जो गुस्सा है वो परिलक्षित हम कर रहे हैं। तो चुनौती थी, परंतु मैं सबसे बड़ा धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ, हमारे माननीय सदस्यों को, चाहे सत्ता पक्ष हों, प्रतिपक्ष के हों, सरकार के हों, प्रतिपक्ष के नेता हों, सदन के नेता हों, कि सब ने मिल करके मुझे जितना अवसर मिला उसको चलाने में हमारी मदद की और मुझे संतोष इस बात का कि इस 1 साल के दरमियान किसी ने भी आसंदी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया। मेरे लिए खुशी। बजट सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से। स्वाभाविक रूप से आपके जो सत्र हुए हैं वो ज़्यादा हो नहीं पाए, ज़्यादा बैठकें नहीं हो पाई, ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, तो ये सत्र भी हंगामे में जाएगा या इस पर आपको लग रहा है कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी? नहीं, हम तो जो विषय जो सरकार ने प्रस्तुत किया, जो बजट आया, मूल बजट है, फिर तृतीय अनुपूरक आएगा, तमाम सारी चीज़ें आएंगी, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि बजट के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए काम होते हैं। विधानसभा का संचालन ठीक से हो, सबके सहयोग की आवश्यकता है और यदि हंगामा होता तो हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर वो हंगामा भी जनता के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के विकास के लिए नहीं। आपने बीच में एक किताब भी जारी कराई थी कि वहाँ में इस तरह के शब्द ना बोले जाएं, लेकिन उसके बाद जो सत्र हुआ उसमें फिर आपको जो है वो उंगली घुमाना पड़ा, कई शब्द डिलीट कराना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है कि जो विधायक हैं वही समझने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते सब हैं। कई बार एक इस तरह से उसको यदि हम विचार करें कि कई बार कई चीज़ें अचानक हो जाती हैं, जिसको हम नेचुरल कहते हैं कि हो गया, किसी तरह से हो गया। कई बार जानबूझ करके की जाती है और जानबूझ करके मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जानते हुए उसी शब्द को हो सकता है 2 सेकंड पहले ही पढ़ा हो और फिर उसी का उपयोग करना, तो मैं यही कहूँगा कि जानबूझ करके किया जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है कि भले हमने वहाँ से विलोपित कर दिया, वो जिन शब्दों का प्रयोग करके एक तरह से वो चर्चा में आना चाहते हैं विधानसभा में। नहीं, ऐसा तो नहीं वो किताब से नए शब्द और मिल गए बोलने के लिए? नहीं, वो तो बोल ही रहे थे, क्योंकि उन्हीं शब्दों को एक बार नहीं कई बार निकालना पड़ा। तो मैंने बोल तो आज से थोड़ी रहे, सन 54 से बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो शब्दों का संकलन कराया वो सन 54 से संकलन कराया, तो 54 से ही बोल रहे थे और एक शब्द तो कई वर्षों तक बोला गया, हर बार वो निकाला गया। तो ऐसा हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक ही व्यक्ति, एक पर्सन से नहीं निकला, वो जो पीढ़ियाँ आती गई, विधायक आते गए, वो लगातार उपयोग करते रहे, तो मतलब वो पीढ़ियों का एक संकलन हम कहें, व्यक्ति का कोई संकलन नहीं है। कई पीढ़ियाँ उस विधायक की हैसियत से उसका उपयोग कर रही थी, जिसका संकलन हमने कराया। अपेक्षा यही करते हैं कि 2-3 काम विधायक को आवश्यक रूप से विधानसभा के भीतर करना चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि बाहर जाकर के हम भाषण देते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा या लोकसभा है, हमेशा यही होता है, बोलता है ना, एक भी विधायक बोलता हो कि सारे बिल्कुल, कोई कहता नहीं कि नरक है। हाँ, ये सब ये कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए थकते और अपने को कहते हैं कि मैं उसका पुजारी हूँ। तो मैं तो अपेक्षा ही करता हूँ कि जिस तरह से किसी मंदिर में धार्मिक आस्था के लोग जाते हैं, मंदिर का पुजारी गड़बड़ हो जाएगा तो उस मंदिर के प्रति आस्था लोगों को खत्म होती, धार्मिक आस्था खत्म होती है। उसी तरह से यदि लोकतंत्र का मंदिर है, इसके हम पुजारी हैं, तो हमारे व्यवहार से जनता की आस्था लोकतंत्र में, इस विधानमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में बनी रहेगी। इसे सबसे बड़ा दायित्व हमारा है, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा है कि जनता के उस विश्वास को कहीं पर खरोंच नहीं लगने दें, हमारी जिम्मेदारी। 3 साल से ज़्यादा समय हो गया इस बार की विधानसभा को। ऐसा आपको लग रहा है कि कोरोना भी उसका एक कारण था, या जो भी कारण रहे, जो पहली बार के विधायक हैं उनको बहुत सीखने का मौका नहीं मिल पाया इस बार? नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं मिला मौका उनको। भाई कई बार होता है कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको कुछ न कुछ ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण मतलब एक थ्योरी कह सकते हैं, फिर विधानसभा के भीतर वो प्रैक्टिकल करता है।
तो ना उसको थ्योरी में मौका लगा ना प्रैक्टिकल में मौका लगा। कोरोना काल या सरकार बदलने का अवसर या चेंजिंग का जो विधानसभा के भीतर हुआ, उसके कारण से प्रथम बार के विधायकों को मौका नहीं लगा। कई बार तो विधायक बेचारे इस्तीफा दे के चले गए, लौट के आए ही नहीं। तो ये सब कारण से मुझे ऐसा लगता है कि जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो कुछ विचार कर रहे हैं क्या? प्रयोग के तौर पर हम ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि भले उनको प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिला, पर प्रैक्टिकल का अवसर उनको हम देने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने एक हफ्ते में एक दिन केवल प्रथम बार के विधायकों के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। उस तारीख को केवल प्रथम बार के विधायकों का हम सवाल लेंगे, उन्हीं को पूछने का अवसर देंगे, वही प्रश्न पूछेंगे, तो कम से कम अवसर उनको प्राप्त हो। अपनी तरफ से हम प्रयास 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है, उस दिन भी कुछ नवाचार करने का कुछ आपका इरादा है क्या? अब उस दिन तो एक तो विधानसभा केवल शोक के लिए होनी है, लता जी हैं और तमाम सब, उस दिन शोक हो जाएगा। तो जिस तरह से महिला दिवस के अवसर पर तमाम सारी चर्चाएं होती हैं, लोग उसको विशेष तौर पर करते हैं, पर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और प्रयास हम ये करेंगे कि ये लोगों को लगे, अप्रत्यक्ष रूप से लगे कि आज महिला दिवस है। पूर्व विधायकों का अभी आपने सम्मेलन कराया, एक नया आपने प्रयोग करा, लेकिन जो पूर्व विधायकों की जो मांगें थी वो बड़ी क्रिटिसाइज भी हुई कि जो पूर्व विधायक है वो कहीं टोल की मांग कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं रेस्ट हाउस में छूट मिल जाए हमको। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि बहुत खुद तक सीमित हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें ये हमने उनकी मांगों को कैसे हाईलाइट किया महत्वपूर्ण है। हमने यदि नेगेटिविटी के साथ उनकी मांगों को विचार किया तब तो हमको यही दिखाई पड़ेगा कि केवल अपने लिए मांगा उन्होंने। उनकी इस मांग को हमने क्यों नहीं देखा कि उनने ये कहा कि हम भले हम हार गए हों, हम भले भूतपूर्व हों, आज भी समाज में हम रहते हैं, तो हमारा प्रोटोकॉल तय हो, कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्या के निराकरण के लिए हम जाएं तो हमारा सुने वो। एक विधायक जी का कहना था कि वो पूर्व उनके आवेदन है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ उसमें, उनका आवेदन है कि साहब मैं जनता को लेकर गया तो अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। यदि वो कहता है कि प्रोटोकॉल में हमारा नाम दर्ज हो, इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए क्या? आखिरकार यदि भूतपूर्व हो गया, फिर ऐसा जो कमेंट करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शायद कमेंट करने का हमको अधिकार तभी होना चाहिए जब उनके बारे में हमने कभी सोचा हो, वो विधायक बनता है। मतलब बात सम्मान की है आपके हिसाब से, बात जो है वो पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। पैसे का अर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है। उनका प्रोटोकॉल तय कर दो ना, आखिरकार वो तो एक जीव है ना, तो कोई जीव के नाते या राजनीतिक समाज का क्षेत्र का नेता होने के नाते कुछ तो तय कर दो, उसका प्रोटोकॉल ही तय कर दो। नंबर में ही नहीं है, पूर्व सांसद नंबर में नहीं है, तो ये क्यों दिक्कत है? 40-50 को हमने रखा है प्रोटोकॉल के भीतर, तो उसमें से एक वो भी जुड़ जाएगा तो कम से कम ये रहेगा कि प्रोटोकॉल के भीतर उसका नाम आ गया, सूची में नाम। पूर्व विधायक शब्द प्रदेश के भीतर किसी शब्दकोश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इनका नाम दर्ज करने के लिए प्रोटोकॉल ही है, वो जो सूची बनती है उस सूची में कहीं उसका नाम दर्ज कर देने में किसी को आपत्ति क्या होती, मेरी समझ में नहीं आता। गौतम जी, अब 2013 से विधानसभा में हैं, आपको ऐसा लगता है, अब तो आप 1 साल से अध्यक्ष हैं, कि विधानसभा की ताकत कम हुई है? एक जमाने में विधानसभा में क्वेश्चन लगता था और लोग डरते थे कि विधानसभा में मामला ना उठ जाए। आज आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा को भी हल्के से लिया जाता है? मैं 2003 से आया। 2003 से आप विधानसभा में? हाँ। और जब 3 से आया तो 18 साल 19 साल हमको भी देखते हो गया। उसके पहले भी कुछ भी रहा हो, 80 से चुनाव विधानसभा का लड़ना चालू किया, और हारता था तो मुकाबले से हारता था, तबीयत से हारता था, कभी 200 वोट से, कभी 1000 वोट से। तो ये अंदाजा करो ना कि मुकाबले में रहता था। इसका मतलब जनता एक वर्ग अपने को चाहती थी कि हमारे लिए संघर्ष करें उस दिशा में। तो मैं सब देख रहा हूँ, पहले से भी देख रहा था, अपने कार्यकाल में देख रहा हूँ। कई कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जो विधानसभा की जो ताकत होनी चाहिए वो कहीं क्षरित हुई है, स्क्रैचेज आए हैं उसमें, और स्क्रैचेज आने के कारण हम सब हैं उस विधानसभा के भीतर, क्योंकि उस विधानसभा को हम हंगामे की भेंट चढ़ाते हैं। उस विधानसभा को हम लड़ने झगड़ने का, पहलवान की तरह अखाड़े का तरह उपयोग करते हैं। हमको ये बंद करना पड़ेगा। संसदीय परंपरा के भीतर हमें संवाद करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, हमारी बात कहने की क्षमता हमारी डेवलप होनी चाहिए। हमको वो कहना चाहिए, जनता की समस्या के लिए हम करते हैं, तो लड़ करके समस्या का निदान कराना या अपनी बात कह कर कराना, दोनों। तो उसका परिणाम ये निकलता है कि जब हम पक्ष बनते हैं, वहाँ 2 पक्ष हो गए, एक प्रतिपक्ष हो गया, पहले से है उस शब्दों में वर्णित है प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष। तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरह जब हम व्यवहार करते हैं
तो स्वाभाविक है जो वो बात कहेंगे, अच्छी बात भी कह रहे हों तो मेरे मन के अंदर विरोध करना, वो अच्छी बात कह रहे हैं उनके मन में विरोध करना, तो इसका फायदा किसका होना? जिनको क्रियान्वयन करना है योजनाओं का, उनको तो लगता है कि आपस में लड़े हुए हमारा कुछ होना नहीं है, हम चाहे जो करते रहें, उसका हमको हम फायदा लोग सीधी सीधी बात करें तो विधानसभा की जैसे कहें कि ताकत कम होने का जो मजा है वो ब्यूरोक्रेसी ले रही है। बिल्कुल एकदम से जो कुछ मजा या कह सकते हैं जो फायदा होना जो है, फायदा होना है वो उनको होना है। जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी वो नहीं हो रही हैं, तो ब्यूरोक्रेसी खिलाफ आपराधिक कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मान लें उनकी जो सोच है जो उस विकास के लिए, उस जनता के काम के लिए नहीं हो पा रही है, जिसके लिए उनकी ड्यूटी है, जिसके लिए उनको अधिकारी बनाया गया, जिसके लिए उनको कर्तव्य के निर्वहन के लिए। यूं माने हम कि ब्यूरोक्रेसी का डर कम हुआ है। एक विधानसभा का डर रहता था ब्यूरोक्रेसी को कि क्वेश्चन लग जाएगा तो ये होगा, या विधानसभा अध्यक्ष जी ने कोई निर्देश दे दिया या मंत्री ने कोई जवाब दिया तो हमारा कुछ अहित हो सकता है, वो डर उनका खत्म हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनका डर ये खत्म हुआ है। बिल्कुल, मैं कहाँ अस्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात को। तो उसके एक कारण और है। कारण ये कि इधर कई सालों से जब से ये आपका आईटी का जमाना आया, आईटीआई नहीं आईटी, अच्छा, ये जो आपका आईटी जी, सूचना का जो तंत्र आया जी, ये मोबाइल्स आए, एप्स आए, तमाम सोशल साइट आए, ये भी कई बार ये कारण मैं इनको मानता हूँ कि ये भी कारण है विधानसभा की ताकत को कमज़ोर होने का, क्योंकि अब वो बाहर ही युद्ध हो जाता है, बाहरी समस्याओं का तमाम सारे यूजर्स उसका प्रयोग करते हुए सारी चीज़ों को लिखते हैं। पहले ऐसा होता था, मैं कई बार विचार करता हूँ, पहले होता यह था कि विधायक क्षेत्र के भीतर या किसी समस्या को जड़ तक पहुँच करके खुद इन्वेंशन करके खोज करके विधानसभा में प्रश्न लगाता था। प्रश्न लगा करके जब आता था तब तक किसी को पता नहीं रहता था, अचानक वो चौंकाता था जब क्वेश्चन उसका लग गया, तो फिर अखबार वाले वो समाचार वहाँ से उठाते थे। तब प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक था नहीं आपका, तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार उठता था जब वो विधायक वहाँ। अब है उल्टा, अब ये है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो समाचार देता है, विधायक उस सूचनाओं को लेकर के विधानसभा के भीतर आते हैं। तो फर्क आया कि नहीं आया? तो फर्क आया, जो सूचना तंत्र हमारा ये है, हमारी स्वयं की कोई खोज नहीं है किसी सवाल को लेकर के, तो वो थोड़ा सा मुझे अभी लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला पिछले सदन में आया था और बड़ा घोटाला उससे उजागर हुआ। अगर आपको याद हो, कन्यादान योजना का जो सिरोंज का घोटाला था, वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था उमाकांत शर्मा ने, और वो घोटाला फिर निकल के आया। अब वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कराया उस पर। आपको लगता है कि इस तरह के मामले सामने आना चाहिए? मतलब इस तरह का यदि कोई मामला विधानसभा में आ रहा है तो शांति से एक बार उस तरह पे पूरी चर्चा हो और इस तरह के मामले सामने आना चाहिए? नहीं, इससे सरकार को भी फायदा होना, क्योंकि जो सरकार की जनता के कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं के लिए जो भेजा गया पैसा है, यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है तो सरकार की बदनामी भी हो रही है और जनता को उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए उमाकांत जी को धन्यवाद करना चाहिए सबको कि उन्होंने एक बड़े एक स्कैंडल को लेकर के विधानसभा और विधानसभा की ताकत ने भी अपनी दिखाई, जो ताकत होनी चाहिए वो दिखाया कि सरकार को मैंने उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, और जो समाचारों के माध्यम से पता है वो ये जेल के भीतर चले गए और शायद जमानत भी उनकी नहीं हो रही है। तो 30 करोड़ का घोटाला एक ब्लॉक में होना, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे सरकार की योजनाओं का जिनका फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए वो फ़ायदा कहाँ जा रहा है। ये थोड़ा आपने अभी एक शब्द कहा कि भ्रष्टाचार जो है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगना चाहिए। आपको लगता है जब सरकार कोई भी चुनाव में जाती है तो वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि साहब भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितना ख़त्म हुआ? 2003 से आप विधानसभा में और 80 से आप राजनीति में, बिंदु में बहुत सक्रिय राजनीति में हैं आप, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार की क्या स्थिति दिख रही है आपको? अब ये जो ईओडब्ल्यू के प्रकरण है लोकायुक्त के, इनकी संख्या उठा करके देख लीजिए, विधानसभा में कई बार पूछे जाते हैं, हर साल उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि पिछले साल 100 केस आए हैं, इस साल 200 आए हैं, अगले साल 300 हैं, 500 हैं, 800, 1000, 2000। अब इससे अपन क्या कह सकते हैं? इससे तो आंकड़े ही प्रदर्शित करते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। एक बात हमेशा कही जाती है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो किसी दल का नहीं है, वो तो सबका है। लेकिन आपको ऐसा लगता है ऐसा हो पाता होगा? आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े लगातार, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिताकर भेजा, अब आप एक दिन विधानसभा अध्यक्ष बन गए, अब आप उस चेयर पे बैठ के कभी ऐसा हो पाता होगा कि आप बायस्ड नहीं हो पाते होंगे कि नहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक नज़र से देख पाऊँ? आपको लगता है ऐसा हो पाता होगा? उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए अपने। हमारी मातृ संस्था या हम जहाँ से पैदा हैं भारतीय जनता पार्टी है, तो जब कोई हाई कोर्ट का जज हो जाता है तो किसी माता पिता का लड़का होता है ना, वो
पर हाई कोर्ट की जज की कुर्सी में बैठने के बाद वो शायद ये विचार नहीं करता कि माता पिता के निर्देश क्या है। जो उसको अच्छा लगता है, जो समुचित है, जो न्यायोचित है, शायद वही निर्णय करता है। इसलिए उस आसंदी में बैठने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस दायित्व को मुझे दिया गया उसका निर्वहन इस तरह से हो कि किसी तरह का आक्षेप नहीं लगे। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कई बार, जब भी सदन जो है वो सत्र जल्दी समाप्त हो जाता है तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो सत्ता पक्ष के इशारे पे जो है वो सत्र खत्म कर देते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं। ये विपक्ष आरोप लगाता है। आपको ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के इशारे पे अध्यक्ष की कुर्सी चलती है? ऐसा क्यों नहीं मानते कि हम उन्हीं के इशारे पर चलते हैं? विधानसभा नहीं चलाने देता कौन? आप ही तो नहीं चलाने दे रहे हो ना। तो जब आप नहीं चला रहे तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आपके इशारे पर ही मैं बंद कर रहा हूँ ना। आप चलने नहीं दोगे तो किस लिए बैठा रहूं? केवल हाँ की जीत हो, हाँ जीती इसके लिए बैठा रहूं? भाई आपकी भी जिम्मेदारी है कि विधानसभा चलाने में तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा ना। तो आप सहयोग नहीं करोगे, बार बार बेल में आओगे, हमको काम नहीं करने दोगे, विधानसभा को काम नहीं होने दोगे, तो वहाँ बैठ के करेंगे क्या? नहीं, जब कमरे में बैठ के आप लोग मीटिंग करते हैं, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, सर्वदलीय समिति की बैठक होती है, जो सारी समिति की बैठक होती हैं, तो इसके बाद सारे लोग आप मैसेज देते हो कि इस बार का सत्र बहुत अच्छा निकलेगा, अब के सदन में बहुत सार्थक चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो विपक्ष और सत्ता पक्ष उसके रंग ही बदल जाते हैं। कभी आपने इन लोगों को बुला के दोबारा कहा कि भाई तुम लोग जो कमरे में बैठ के बात करते हो, तुम्हारे सदन में जाने के बाद रंग क्यों बदल जाता है? कार्य मंत्रणा की हर तीसरे चौथे दिन बैठक होती रहती है, हर बार यही होता है। अभी का कमेंट है 2 महीने 1.5 महीने, उन्होंने ये कहा है कि जिन आपराधिक कानूनों को बिना बहस के लोकसभा से पारित किया जाता है वो शायद समाज के लिए ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी समझ में आती है कि हम विधानसभा जो है वो कानून बनाती है, वो कानून लागू होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से विधानसभा में सारी चीज़। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बड़ी परंपरा सी आई है कि ऑर्डिनेंस सरकारें ला देती हैं, मतलब सरकार को जो काम करना है वो आजकल ऑर्डिनेंस लाती है, बाद में उसका बिल लेकर आती है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए कि विधानसभा में बहस हो, फिर बिल पारित हो? ऑर्डिनेंस ला के आपने उसको पहले लागू कर दिया आपने, फिर ठीक है कभी बिल पारित नहीं हो पाया तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने की परंपरा थोड़ी सी सीमित होना चाहिए, पहले विधानसभा में बिल आना चाहिए। नहीं, बहुत ही इमरजेंसी केस हो, ऐसा लगता हो कि बिना तत्काल कानून बनाए समाज का काम नहीं हो सकता, प्रदेश का काम नहीं हो सकता, कानून व्यवस्था का काम नहीं हो सकता, या और काम नहीं हो सकते, तब तो फिर ऑर्डिनेंस आना चाहिए। परंतु सामान्य कामों के लिए भी ऑर्डिनेंस आना शायद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा, थोड़ी सी मैं राजनीति की बात करूंगा। ये 2 मांगे आप विंध्य से आते हैं। एक मांग उठ रही है विंध्य प्रदेश की, जो है वो लगातार ये मांग उठ रही है कि सब विंध्य प्रदेश बनाया जाए। मांग उठाने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, आप ही के भाजपा के एक विधायक ये मांग सर्वाधिक उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, विंध्य के होने के नाते विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? मैं, जब हमारे अटल जी विरोधी नहीं थे तो मैं कैसे हो सकता हूँ? खासतौर विंध्य के सवाल को मैं उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? अटल जी का एक कंसेप्ट ये था कि छोटे प्रदेशों से शायद उस क्षेत्र का ज़्यादा विकास होता। उन्हीं इसी विचार को लेकर के छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, तमाम सारी चीज़ें बने। वो एक अलग विषय है, वो होना ही चाहिए। अब जहाँ तक आंदोलन का सवाल है विंध्य प्रदेश को लेकर के, तो आंदोलन करने वालों की जो भूमिका है वो क्या वाकई में विंध्य प्रदेश प्राप्त करने की है, मुझे वही संदेह है। दूसरा ये कि 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें विंध्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीत कर आई थी। 2023 का चुनाव 18 महीने 19 महीने रह गए हैं। जब आप कहीं चरम पर पहुंच जाते हो तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं तो नीचे ही उतरना पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब 2023 का चुनाव जो होगा वो विंध्य में भाजपा के लिए सर्वाधिक कठिन होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं लगता। एक तो सर्वोच्च पर नहीं पहुँचे अपन, सर्वोच्च पे नहीं पहुँचे ना अपन। भाई 30 में से 24 आए, अभी 6 बकाया है ना, तो हम ऐसा क्यों नहीं देखते कि उस तरफ 6 पे गुंजाइश दिख रही है? हम क्यों नहीं गुंजाइश निकाल सकते उनमें? वहाँ भी निकालने का प्रयास करेंगे। और ये राजनीति के भीतर इस बात का महत्व तो नहीं है कि कौन सी सीटें हम हारेंगे, कौन सी सीटें जीतेंगे। हमारे पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर या व्यक्तिगत विधायक के परफॉर्मेंस के आधार पर जीत तय होती है। एक फैक्टर ये रहता है। दूसरा फैक्टर ये रहता है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या हैं, ये भी बड़ा फैक्टर काम करता है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत जो मेरा आकलन है, चुनाव को जीतने के लिए केवल कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, 50 से ऊपर फैक्टर काम करते हैं। गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बन गए, अब आगे क्या इच्छा है, कौन सा, अब कहाँ जाना चाहते हैं? मतलब कभी कभी आप अपनी राजनीति को देखते होंगे कि आप विधायक थे, आप मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन सीधा स्पीकर बने आप। अब अगर आप खुद को देखें कि अब मैं राजनीति में क्या पाना चाहता हूँ, तो क्या इच्छा होती है? कभी कभी बैठ के सोचते होंगे? तो नहीं, पद के बारे में तो नहीं सोचता। इतना ज़रूर लगता है कि जब राजनीति से हटूं
बहुत ही संतोष के साथ हटूं कि मेरे जीवन के लिए जो एक मेरे मन के अंदर तड़प थी कि जनता के लिए कुछ कर सकूं, उसको कर पाया नहीं कर पाया, उसको पूरा करते हुए हटना चाहता हूं। चाहे इस दुनिया से हटना चाहता हूं या राजनीति से हटना चाहता हूं, उस संतुष्टि के साथ जाना चाहता हूं। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ सारे जवाब दिए। उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा है और सरकारों को कार्रवाई तेज करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विंध्य प्रदेश कोई हीरो बनने के लिए मांग ना उठाए, विंध्य प्रदेश का आंदोलन जैसा था उसको मूल स्वरूप में रखा जाए। तो उन्होंने काफ़ी साफ गोई से अपने जवाब दिए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसी हस्ती के साथ। नमस्कार।